आज हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं एफएससी पार्ट 1 का, फिज़िक्स एफएससी पार्ट 1, जिसका नाम है फ्लूइड डायनेमिक्स। सबसे पहले देखते हैं कि फ्लूइड क्या चीज़ है। फ्लूइड, एनी सब्सटेंस दैट कैन फ्लो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज़ कॉल्ड अ फ्लूइड। हर वो चीज़ जो एक जगह से दूसरी जगह फ़्लो कर सके, कोई भी सब्सटेंस जो एक जगह से दूसरी जगह फ़्लो कर सके, वो क्या कहलाता है? फ्लूइड। लाइक पानी, हनी, ऑयल, एट्सेट्रा। ठीक है, ऐसे ऐसे सब्सटेंसेस जो एक जगह से दूसरी जगह इजीली फ़्लो कर सके, वो क्या कहलाते हैं? फ्लूइड कहलाते हैं। एग्जाम्पल इसमें लिक्विड एंड गैसेस आर एज क्लासीफाई एज फ्लूइड। लिक्विड जो है वो भी एक जगह से दूसरी जगह फ़्लो कर सकता है, इसी तरह गैसेस जो है वो भी एक जगह से दूसरी जगह फ़्लो कर सकती हैं। तो गैसेस और लिक्विड्स जो है आर गुड एग्जांपल्स ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड डायनेमिक्स क्या चीज़ है? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ फ्लूइड इन मोशन इज़ कॉल्ड फ्लूइड डायनेमिक्स। फिज़िक्स की वो ब्रांच जो ऐसे फ्लूइड को स्टडी करे जो मोशन में हो, मतलब मूविंग फ्लूइड जो होगा वो क्या कहलाएगा? फ्लूइड डायनेमिक्स। कंजर्वेशन लॉ इन फ्लूइड डायनेमिक्स। The study of dynamic fluid is relatively complicated, but analysis can be simplified by making an assumption. बेटा फ्लूइड डायनेमिक को जो है वो स्टडी करना बहुत मुश्किल है, लेकिन इसके एनालिसिस से हम इसको आसान बना सकते हैं। इस पर्पस के लिए हम जो है वो कंजर्वेशन लॉस यूज़ करते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास विच गिव्स बेसिक ऑफ द इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी। अगर जब हम आगे पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी, तो बेटा आप वहाँ देखेंगे कि वहाँ कौन सा लॉ अप्लाई होता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी में आप देखोगे कि मास जो है, फ्लूइड का जो मास है वो कंजर्व रहता है, जबकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी गिव्स द बेसिस ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम जब हम पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि एनर्जी जो है वो कंजर्व रहती है। इसका मतलब है कि उस पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो अप्लाई हो रहा है। जी बेटा, उसके बाद है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या चीज़ है? बेटा ये है ईटा। इस सिंबल को बोलते हैं ईटा। इट इज़ द फ्रिक्शनल इफेक्ट बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड। बेटा ऐसा फ्लूइड जो मूव कर रहा है, लाइक आपको पता है वहाँ एक सिंगल लेयर तो नहीं होगी, पानी है तो पानी की बहुत सारी लेयर्स होंगी। अब जैसे फ्लोइंग फ्लूइड के लेयर्स के बिटवीन जो फ्रिक्शनल इफ़ेक्ट होगा, जो फ्रिक्शन होगी, जो रुकावट होगी, जिसकी वजह से एक फ्लूइड की लेयर जो है वो दूसरी फ्लूइड की लेयर के ऊपर ईजिली मूव नहीं कर सकेगी, वो क्या कहलाती है? विस्कोसिटी। विस्कोसिटी ऑफ अ फ्लूइड इज़ द मेजर ऑफ इट्स रेजिस्टेंस टू फ्लो। कि फ्लूइड कितना, मतलब फ्लूइड जब फ्लो करे तो ड्यूरिंग फ्लो अक्कर होती है, उसको क्या बोलते हैं? विस्कोसिटी। इट मेजर्स दैट हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू स्लाइड वन लेयर ऑफ द लिक्विड ओवर एन अदर लेयर। ये बताती है कि कितनी फोर्स की ज़रूरत होगी हमें कि फ्लूइड की एक लेयर जो है वो दूसरी लेयर के ऊपर जो है वो फ्लो कर सके। एग्जाम्पल सब्सटेंसेस लाइक हनी एंड थिक तार हैव लार्ज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। क्योंकि आपको पता है कि हनी और जो तार जो है वो इजीली फ़्लो नहीं कर सकते, तो जो चीज़ इजीली फ़्लो नहीं कर सकती उसकी विस्कोसिटी जो है वो ज़्यादा होती है। सो दे कैन नॉट फ्लो इजीली। सब्सटेंसेस लाइक वाटर एंड मिल्क हैज़ स्मॉल कोफिशिएंट विस्कोसिटी, सो दे कैन फ्लो इजीली। अगर हम पानी और जो है वो दूध की बात करें तो बेटा ये इजीली फ़्लो करते हैं, तो इसका मतलब है कि इनकी विस्कोसिटी जो है वो बहुत कम है। विस्कोसिटी का बेटा सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट होता है केजी पर मीटर पर सेकंड। इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकंड भी कहते हैं। और इसकी डायमेंशन है, देखिए बेटे केजी मैस है तो मैस के लिए एम, यहाँ मीटर लेंथ है तो लेंथ के लिए एल -1 एज इट इज़। एस जो है वो टाइम है तो उसके लिए टी, और 1 उसकी पार, यहाँ भी बेटा -1 आएगा। ठीक है, पर सेकंड है तो यहाँ -1 आएगा, बल्कि यहाँ मुझे लग रहा है इसने गलती से नहीं, -1 बेटा यहाँ आएगा। ठीक है, ये छोटा सा -7 लगाया हुआ है, नज़र नहीं आ रहा। विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड एंड गैसेस।
लिक्विड एंड गैसेस हैव नॉन जीरो विस्कोसिटी, क्योंकि लिक्विड और गैसेस जो है वो इजीली फ्लो कर सकती हैं, तो इसलिए इनकी विस्कोसिटी जो है वो ज़ीरो नहीं होती। विस्कोसिटी ऑफ द गैसेस इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो गैसेस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस कम हो जाता है, जिसकी वजह से वो इजीली फ्लो नहीं कर सकते, और इसलिए गैसेस की विस्कोसिटी जो है टेम्परेचर के बढ़ने से इंक्रीज हो जाती है। ड्यू टू रैंडम मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स वाइल फॉर लिक्विड डिक्रीजेज, लेकिन जब लिक्विड को आप गर्म करते हो तो तब विस्कोसिटी जो है वो डिक्रीज़ होती है। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो बॉन्डिंग है वो टूट जाती है, जिसकी वजह से लिक्विड जो है वो फ्रीली मूव करने लगता है। उसके बाद है बेटा ड्रैग फोर्स। एन ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू अ फ्लूइड एक्सपीरियंसेस आर रिटार्डिंग फोर्स कॉल्ड ड्रैग फोर्स। बेटा जब कोई लिक्विड फ्लो करता है तो वो एक रेजिस्टिव फोर्स जो है वो फील करता है, उसको बोलते हैं ड्रैग फोर्स। द फोर्स विच रजिस्ट द मोशन ऑफ अ बॉडी मूविंग थ्रू द फ्लूइड इज कॉल्ड ड्रैग फोर्स और फ्लूइड फ्रिक्शन। तो वो फोर्स जो फ्लूइड को फ्लो होने से रोकती है वो क्या कहलाती है? ड्रैग फोर्स। When we stick out our hand out of the window of a fast moving car, we feel a force opposite to our motion। तो बेटा अक्सर आपने छोटे होते क्या होगा, गाड़ी से बाहर हाथ निकालते हो, ठीक है, गाड़ी से बाहर हाथ करते तो आपको आपका हाथ यूँ लग रहा होता है पीछे की तरफ जा रहे हैं, वो किस वजह से होता है? क्योंकि इसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स लग रही होती है। फैक्टर्स ऑन विच इट डिपेंड्स अपॉन, बेटा ड्रैग फोर्स जिन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है वो कौन सी हैं? पहले तो इसका फॉर्मूला देखते हैं। F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। 6 भी कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, ईटा क्या है? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, आर जो है वो रेडियस है, और वी आपके पास क्या है? स्पीड ऑफ द स्पीड है आपके पास स्फेयर की। ड्रैग फोर्स इज वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स। ड्रैग फोर्स जो है वो वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। तो ये इक्वेशन स्पीड ऑफ द स्फेयर v होगी, रेडियस r जो कि स्फेयर का साइज भी हो सकता है, विस्कोसिटी जो है मीडियम की विस्कोसिटी। ड्रैग फोर्स एक्ट ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही होती है ड्रैग फोर्स जो है वो उसके ऑपोजिट एक्ट करती है, इसलिए तो हम इसको ड्रैग फोर्स बोलते हैं। उसके बाद है बेटा स्टेट स्टोक्स लॉ। व्हाट आर इट्स लिमिटेशंस। स्टोक्स लॉ की डेफिनेशन बतानी है और इसकी लिमिटेशंस बतानी है। दिस लॉ स्टेट्स दैट द ड्रैग फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्फीयर ऑफ द रेडियस आर, मतलब ड्रैग फोर्स है वो एक स्फीयर पर जो है वो एक्ट कर रही है जिसका रेडियस क्या है? आर है। बेटा स्फीयर का मतलब कोई भी ये शेप, कोई भी सर्कल लेनी है, ठीक है। स्लोली विद वेलोसिटी v in a fluid of viscosity eta is given by 6 is f is equal to 6 pi eta r v। यही ड्रैग फोर्स है, और बेटा इसी को स्टोक्स लॉ भी कहते हैं। दिस लॉ इज़ वैलिड ओनली फॉर स्फेरिकल बॉडीज़। अगर बॉडीज़ जो है वो स्फेरिकल है उनके लिए ये वैलिड होगा, और इसके साथ साथ बॉडी की मोशन जो है वो स्लो होनी चाहिए, मतलब बॉडी जो है वो स्लोली मूव करे और उसकी शेप स्फेरिकल होगी, तो तब स्टोक्स लॉ जो है वो हम लगा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है आर जो है वो स्फेरिकल का रेडियस है। फॉर हाई स्पीड ड्रैग फोर्स इज़ नॉट सिंपली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। हाई स्पीड के लिए ड्रैग फोर्स जो है वो वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होती। उसके बाद है बेटा टर्मिनल वेलोसिटी। द मैक्सिमम एंड कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। मिनिमम मैक्स मतलब कांस्टेंट और मैक्सिमम वेलोसिटी जिसकी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड मूव करता है, जैसे बारिश का गिरना, रेन ड्रॉप्स जो होते हैं वो वर्टिकली मूव कर रहे होते हैं और आपको पता है स्पीडली आ रहे होते हैं, तो वाटर के जो ड्रॉप्स होते हैं, ये रेन ड्रॉप्स जो हैं बेटा ये वर्टिकली मूव कर रहे हैं, और हम कह सकते हैं कि रेन ड्रॉप्स जो है वो टर्मिनल वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं। इसके अलावा फोग, ठीक है, फोग जो है वो भी वर्टिकली मूव कर रही होती है, तो बेटा वो भी सिर्फ इस वजह से वो भी जो है वो टर्मिनल वेलोसिटी के साथ मूव करती है। तो टर्मिनल वेलोसिटी क्या है? मैक्सिमम और कांस्टेंट वेलोसिटी है, मतलब इसकी स्पीड भी ज़्यादा होगी लेकिन कांस्टेंट होगी, मतलब हर जगह स्पीड जो है या वेलोसिटी एक जैसी रहेगी, और बॉडी जो है वो डाउनवर्ड बॉडी जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड जो है वो मूव करेगी, तो इसको हम क्या कहेंगे? टर्मिनल वेलोसिटी। कंसीडर अ फॉग ड्रॉपलेट फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। सपोज करें कि फॉग ड्रॉपलेट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। द ड्रैग फोर्स ऑफ एयर इंक्रीजेज एज द वेलोसिटी ऑफ द ड्रॉपलेट इंक्रीजेज। अभी आपने पीछे देखा एफ का डायरेक्ट रिलेशन है वी के साथ, मतलब अगर ड्रॉपलेट की स्पीड बढ़ेगी तो ड्रैग फोर्स भी इंक्रीज होगी।
तो नेट फोर्स जो ड्रॉपलेट पे लग रही है वो कौन कौन सी है, एक तो उसका वेट है, दूसरा क्या होगा ड्रैग फोर्स। अगर वेट में से हम ड्रैग फोर्स को माइनस कर दें कि कितनी ड्रैग फोर्स उस पर लग रही है, तो हम ड्रॉपलेट का नेट वेट बता सकते हैं। F इज़ इक्वल टू एम जी माइनस 6 पाई ईटा आर वी के। तो बेटा F किसके इक्वल है, एम ए के, क्योंकि आपको पता है F किसके इक्वल होता है, एम ए के, एम जी माइनस 6 पाई ईटा आर वी के। वैन ड्रैग फोर्स बिकम इक्वल टू द वेट ऑफ द ड्रॉपलेट, जब बेटा ड्रैग फोर्स जो है वो वेट के इक्वल आ जाए, जब ये फोर्स इस वेट के इक्वल आ जाए तो ड्रॉपलेट जो है वो स्टार्ट हो जाए, मतलब मूव करना स्टार्ट कर देगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ। एक ही वेलोसिटी होगी, मतलब चेंज नहीं होगी, वो क्या कहलाएगी, टर्मिनल वेलोसिटी। और टर्मिनल वेलोसिटी को बेटा वी टी से रिप्रेजेंट करते हैं। सो इट्स एक्सेलरेशन बिकम ज़ीरो, इसका एक्सेलरेशन जो है वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो। यहाँ से एक्सेलरेशन क्या हो गया, ज़ीरो। ठीक है, तो ये पूरी टर्म ज़ीरो हो गई। तो यहाँ से माइनस टर्म है, इसको उधर ले जाओ, प्लस हो जाएगी। तो एम जी किसके इक्वल आ जाएगा, 6 पाई ईटा आर वी के। ठीक है, तो वेट जब ड्रैग फोर्स के इक्वल आ जाएगा तो बॉडी कांस्टेंट यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करना शुरू कर देगी। वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या कहलाएगी, टर्मिनल वेलोसिटी। तो जी बेटा देखिए, जी किसके इक्वल आ गया, टर्मिनल वेलोसिटी। यहाँ से वी टी निकालें, ये 6 पाई ईटा आर वी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके आ जाएगा डिवाइड। तो आपके पास टर्मिनल वेलोसिटी का रिलेशन आ गया। अब आपने क्या करना है, अब रिलेशन निकालना है बिटवीन टर्मिनल वेलोसिटी एंड रेडियस ऑफ द ड्रॉपलेट, ड्रॉपलेट के रेडियस और टर्मिनल वेलोसिटी के दरमियान रिलेशन। बेटा आपके पास फॉर्मूला है डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। डेंसिटी को रो से लिखते हैं, मास को एम से, वॉल्यूम को वी से। तो यहाँ से एम निकाले, वी डिवाइड हो रहा जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, एम इज इक्वल टू रो वी। तो बेटा स्फेयर के लिए वॉल्यूम किसके इक्वल आता है, 4/3 पाई आर क्यूब के। तो यहाँ वॉल्यूम की वैल्यू पुट करें, 4/3 पाई आर क्यूब, रो एज इट इज। आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये जो m आपके पास आया है ना, आपने क्या करना है, ये m की वैल्यू जो है वो पीछे जो निकाली ना टर्मिनल वेलोसिटी, वहाँ पुट करनी है। ये देखिए यहाँ आपने, ठीक है, इस m की जगह वो वैल्यू पुट करनी है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, इस इक्वेशन में m की वैल्यू पुट की है आपने, तो क्या आ जाएगा आपके पास, 4/3 पाई आर क्यूब रो। ठीक है, ये m की वैल्यू, g एज इट इज़, और 6 पाई ईटा एज इट इज़। अब 3 नीचे चला जाएगा। ठीक है, पीछे ऊपर क्या बचा, 4 पाई आर क्यूब, रो और g बच गया। ओके, अब देखिए यहाँ भी आर है, ये आर क्यूब है, एक आर आर के साथ कैंसिल आउट, और 3 6 18, 18 4 2 के साथ इसकी कटिंग दे, 2 2 4, 2 9 18, जी आर स्क्वायर रो ओवर 9 ईटा। तो वी टी ये सारे कांस्टेंट, मेरा 2 भी कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट है, डेंसिटी भी कांस्टेंट है, 9 भी कांस्टेंट है, ईटा भी जो है वो कांस्टेंट है। तो ये सारी टर्म्स कांस्टेंट अलग कर ली, पीछे क्या बचा, आर स्क्वायर। तो आर जो है चूँकि रेडियस है, रेडियस कांस्टेंट नहीं हो सकता, तो इसलिए वी टी का डायरेक्ट रिलेशन होगा आर स्क्वायर के साथ। मतलब अगर रेडियस ज़्यादा होगा तो टर्मिनल वेलोसिटी ज़्यादा होगी, रेडियस कम होगा टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो कम होगी। उसके बाद है फ्लूइड फ्लो। लेट्स कंसीडर द फ्लो ऑफ द फ्लूइड थ्रू द पाइप्स। सपोज करें कि पाइप में से जो है वो फ्लूइड जो है वो फ्लो कर रहा है। इट मे बी इधर स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट, ये स्ट्रीमलाइन भी हो सकता है और टर्बुलेंट भी हो सकता है। बेटा ज़रा इस पाइप को देखें, इसमें देखें ये बिल्कुल फ्लूइड जो है वो स्ट्रेट मूव कर रहा है। यहाँ देखें तो फ्लूइड जो है वो इस शेप में मूव कर रहा है, तो ये तो स्ट्रेट ना हुई। तो अगर फ्लूइड जो है वो स्ट्रेट फ्लो करता है तो वो स्ट्रीमलाइन कहलाएगा, अगर वो स्ट्रेट फ्लो नहीं कर रहा तो वो टर्बुलेंट कहलाएगा। इन लैमिनर और स्ट्रीमलाइन फ्लो ईच पार्टिकल अलोंग अ स्ट्रीमलाइन मूव्स एग्जैक्टली अलोंग द सेम पाथ फॉलो बाय द पार्टिकल विच पासिस थ्रू दैट पॉइंट अर्लियर। मतलब यहाँ क्या हो रहा है कि पहले पॉइंट्स जो रास्ता मतलब जिस रास्ते को फॉलो कर रहे हैं, तो आने वाले पार्टिकल्स भी अगर उसी पाथ को फॉलो कर रहे हैं तो ये स्ट्रीमलाइन होगा। लेकिन अगर पहले पार्टिकल का जो है पाथ कुछ और है, दूसरे पार्टिकल का पाथ कुछ और हो, तो बेटा वो स्ट्रीमलाइन नहीं कहलाएगा। द फ्लो ऑफ द फ्लूइड इन विच एवरी पार्टिकल ऑफ द फ्लूइड मूव्स अलोंग अ स्मूथ पाथ। ठीक है ना, अगर स्मूथ पाथ फॉलो किया जा रहा है तो वो लैमिनर फ्लो है। टर्बुलेंट फ्लो में क्या होता है, द इरेगुलर अनस्टेडी फ्लो ऑफ द फ्लूइड। जैसे कहीं पानी फेंक दो, पानी हर जगह बिखर जाएगा। लाइक एक कप में पानी है और कप आप मतलब आपके हाथ से छूट जाता है, तो पानी जो गिरेगा वो सारा का सारा पानी एक ही डायरेक्शन में तो फ्लो नहीं ना करेगा, डिफरेंट डायरेक्शन में फ़्लो करेगा, तो तब हम इसको बोलेंगे टर्बुलेंट फ्लो। व्हेन द स्पीड, और पाइप में से जो सिंपल पाइप में से पानी गुजरा होता है वो एक ही पाथ को फॉलो कर रहा होता है, तो इसको बेटा बोलेंगे लैमिनर फ्लो। व्हेन द स्पीड ऑफ द फ्लोइंग फ्लूइड एक्सीड अ सर्टेन क्रिटिकल वैल्यू, जब फ्लूइड की स्पीड जो है वो ख़ास वैल्यू से ज़्यादा हो जाती है,
द फ्लो बिकम्स एक्सट्रीमली इरेगुलर एंड कम्प्लेक्स। तो जो फ्लो आपका जो फ्लूइड होता है या जो फ्लूइड का जो फ्लो होता है वो क्या हो जाता है, इरेगुलर, मतलब बेतरतीब अंदाज में फ्लो करना शुरू कर देता है और उसकी डायरेक्शन जो है वो मुसलसल चेंज होती है। तो ऐसे फ्लो को क्या बोलते हैं, टर्बुलेंट फ्लो। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन लैमिनर फ्लो ईच पार्टिकल ऑफ द फ्लूइड मूव्स अलोंग अ स्मूथ पाथ। जब लैमिनर फ्लो की बात करते हैं तो फ्लूइड के जो हर पार्टिकल है वो स्मूथ पाथ को फॉलो करता है। वी डजंट चेंज विद टाइम, जो टाइम के साथ चेंज नहीं होता। जबकि टर्बुलेंट फ्लो में क्या होता है, पैटर्न जो है वो स्मूथ नहीं होता बल्कि मुसलसल तब्दील होता है। लैमिनर फ्लो जो है वो स्ट्रीम लाइन है और ये कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते, जाहिर सी बात है एक दूसरे के पैरेलल होंगे। टर्बुलेंट फ्लो जो है वो पैरेलल नहीं होते क्योंकि ये रैंडम फ्लो है, तो बेटा ये एक दूसरे को कैंसल आउट कर सकते हैं। इन टर्बुलेंट फ्लो द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड चेंजेस अब्रप्टली। टर्बुलेंट फ्लो में क्या होता है, फ्लूइड की जो वेलोसिटी है वो मुसलसल चेंज होती है, जबकि लैमिनर में चेंज नहीं होती। कंडीशन बेटा इसकी क्या है, फॉर स्टेडी फ्लो डिफरेंट स्ट्रीम लाइन्स कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो जाहिर सी बात है बेटा, अगर एक फ्लूइड जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, साथ ही दूसरा इस तरह होगा, मतलब पैरेलल होगा ना, स्टीम लाइन में पैरेलल होता है, तो इसलिए टू लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होंगी तो एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करेंगे। तो ये क्या है, स्टेडी फ्लो की कंडीशन है। आइडियल फ्लूइड कैसा होना चाहिए? आपको कैसे पता चलेगा कि आपका फ्लूइड जो है वो आइडियल है? तो आइडियल फ्लूइड की कंडीशन क्या होनी चाहिए, द फ्लूइड इज़ नॉन विस्कस, मतलब उसकी विस्कोसिटी नहीं होनी चाहिए, ज़ीरो होनी चाहिए। देयर इज़ नो इंटरनल फ्रिक्शन बिटवीन एडजेसेंट लेयर्स ऑफ द फ्लूइड। फ्लूइड की लेयर्स के बिटवीन फ्रिक्शन जो है वो ज़ीरो होनी चाहिए ताकि आपका फ्लूइड जो है वो इजीली फ्लो कर सके। द फ्लूइड इज़ इनकम्प्रेसिबल। फ्लूइड ऐसा होना चाहिए जिसे आप मतलब इजीली कंप्रेस कर सको, इसकी डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट रहे। द फ्लूइड मोशन इज स्टेडी। फ्लूइड की जो मोशन जो है वो स्टेडी होनी चाहिए, मतलब एक जैसी होनी चाहिए, चेंज नहीं होनी चाहिए। इरोटेशनल फ्लो, आपका जो फ्लूइड है वो उसकी मतलब उसे स्ट्रेट लाइन में मूव करना चाहिए, उसको रोटेट नहीं करना चाहिए। ये बेटा आइडियल फ्लूइड की कुछ कंडीशंस थी। इसको जो है इसके अकॉर्डिंग आप बता सकते हो कि आपका फ्लूइड जो है वो आइडियल है या नहीं। तो बेटा आज के लिए इतना ही था, होप्स आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी चीज़ की समझ ना आए तो बेटा आप लोग पूछ सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।